Good morning, guys. My name is S. Bhaskar, and today we will discuss about the modern history of India. देखो, आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। बहुत सारे ऐसे सेशन भी मिल जाएंगे जिसमें वो Q&A कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कहेंगे क्वेश्चन है और ये आंसर है और याद कर लो। Q&A वगैरह चीजें चलती रहती हैं। तो मेरा मानना है कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको कवर करना हो तो उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना पड़ेगा। एक सीक्वेंस को अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं साइमल्टेनियसली जगह जगह पे, राइट। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस पर्सपेक्टिव से कवर करने की कोशिश करूं, जैसे एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो एसएससी में एमटीएस हो, या फिर एसएससी का कोई और एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट वगैरह, राइट। बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं जिनमें नेशनल लेवल का जीके आता है, चाहे वो आईबीपीएस हो या फिर आरआरबी हो, एसबीआई हो, या फिर कोई क्लरिकल पोस्ट का एग्जाम हो। आफ्टर दैट अगर स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जाम है या फिर कोई रैंडम एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करा रही है जिनमें जीके आएगा नेशनल लेवल का, तो यह बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री इतना वास्ट और इतना कॉम्प्लेक्स है कि कई बार तो यही कंफ्यूजन रहता है कि अपन स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को इस तरीके से मान के चलता हूँ कि जब मुगल जो एम्पायर होता है, जो 1526 से बाबर के साथ जो शुरू होता है, वो ऐसा मान के चलो कि मुगल एम्पायर काफी लेट तक, मतलब ऐसा मान लो 1707 के राउंड तक चलता जाता है। ठीक है, ऐसे तो आगे 1857 तक की क्रांति में बहादुर शाह जफर इंडिया का शासक होगा। लेकिन मतलब जो कंटेंट है, जो आप बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ोगे उनमें यही मान के चलते हैं कि 1707 में ब्रिटिशर्स हैं वो राइज करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो वहां से अपन मॉडर्न हिस्ट्री को लेंगे। और उससे पहले मैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर करने से पहले आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे यूरोपियंस, जो बाहर की फॉरेन कंपनीज हैं, जैसे जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं, यूरोपियन पीपल्स हैं, वो इंडिया में कैसे आए, कैसे उन्होंने अपनी कंपनी वगैरह स्टेब्लिश की, कहाँ कहाँ से परमिशन ली, कैसे कैसे किन किन एरियाज में उन्होंने अपनी कंपनी स्टेब्लिश की। और आफ्टर दैट अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स का जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनके साथ कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जैसे मान लो कि बंगाल की बात करें तो बंगाल में उस टाइम पे क्या चल रहा था। अगर मैं बात करूं कि मराठा उस टाइम पे राइज पे थे 1700 के अराउंड, तो वहां पे मराठा ने किस तरीके से ब्रिटिशर्स को परेशान किया, कहाँ कहाँ पे मराठा ने जीत दर्ज की, वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। साउथ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को काफी अच्छी टक्कर दी है, उनके भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। तो अपन मैसूर की भी बात करेंगे, राइट। और उसके अलावे जैसे कुछ नॉर्थ इंडिया में राजपूत किंग्स हैं, उनके साथ भी ब्रिटिशर्स का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अगर मैं सिखिज्म की बात करूं, मतलब पंजाब की अगर अपन बात करें, तो वहां पे सिखों का और ब्रिटिश का भी काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ब्रिटिशर्स ने कैसे टैकल किया है, तो इस इनको सबको पढ़ने के बाद में अपन मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर कर जाएंगे। मतलब यार ये ऐसा मान लो कि ये एंट्रेंस गेट है मॉडर्न हिस्ट्री का, इस तरीके से अपन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने खुद को एक्सपेंड कैसे किया ये सब होने के बाद, और कैसे वो मतलब गवर्नर तक का सफर कवर कर लिया, नॉर्मल एक बिजनेसमैन से लेकर के एक स्टेट्समैन बनने की कोशिश में, मतलब वो पहुंच गए, राइट। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जितनी भी यूरोपियंस में अगर अपन देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन से यूरोपियन कंट्री के लोग सबसे पहले आए थे, या फिर कौन सी कंपनी सबसे पहले स्टेब्लिश हुई थी, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है और उसका आंसर है पोर्टुगीज। ठीक है, पोर्टुगीज थे, वो पहले आए थे इंडिया में। अब पोर्टुगीज में कौन आया था सबसे पहले, वो आया था वास्को द गामा। कौन आया था भाई? वास्को द गामा नाम का पर्सन आया था। सीधा का सीधा क्वेश्चन, आप एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, ऐसा कोई एग्जाम होगा नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसने एग्जाम कंडक्ट कराया और एक बार ये क्वेश्चन ना पूछा हो। तो सबसे पहले यूरोप से सी रूट, मतलब समुद्र के रास्ते से, ठीक है, सी रूट होकर के ये बंदा इंडिया लौटा था। और माना ये जाता है
कि इंडिया को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो जाता है वास्को दी गामा को। ये एक पोर्तुगीज था। और ये सारा हुआ कब? ये हुआ था मई 1498। मतलब 1498, 1498 में ये वास्को दी गामा कहाँ पे पहुंचा था? केरला में कालीकट में पहुंचा था। कालीकट केरला में पहुंचा था ये मई 17 1498। आपको क्या याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है कि 1498 में वास्को दी गामा समुद्र के रास्ते होते हुए कालीकट में पहुंचा था और इस तरीके से इंडिया को डिस्कवर किया था। इंडिया की इसने खोज की थी एक तरीके से, राइट? ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अंदर जाकर के पूछेंगे, भाई कैलिकट आया तो इसका वेलकम किया होगा, किसी ने स्वागत किया होगा, वो बिल्कुल सही बात है। केरला में उस टाइम पे एक हिंदू राजा था, ठीक है, एक हिंदू किंग था, और उस हिंदू किंग ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। जैसे भारत का कल्चर रहा है, इंडिया का कल्चर रहा है कि हम बाहर से आने वाले लोगों का भगवान मानते हैं, गेस्ट, मतलब जितने भी गेस्ट हैं उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो वहां का जो किंग था, हिंदू किंग, जिसका मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये पूछा जाता है कई बार पेपर में, वो था जमोरियन। कौन था? जमोरियन। तो जमोरियन नाम के हिंदू किंग ने वास्को दी गामा का वेलकम किया था 1498 में, ठीक है। अच्छा, फिर पोर्तुगीज में वास्को दी गामा आ गया, जमोरियन के पास रुका, सारी चीजें हुई। उन्होंने क्या काम किया? अपनी ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग से सीधा मतलब है व्यापार, बिजनेस। तो अपनी जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनको स्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले पोर्तुगीज की ट्रेडिंग कंपनी कहाँ पे स्टेब्लिश हुई? वो आप कोचीन कह सकते हैं, ठीक है, कैलिकट कह सकते हैं, और कैनानोर कह सकते हैं, ठीक है, कैनानोर कह सकते हैं, राइट, कैनानोर। इन तीनों जगह पे पोर्तुगीज ने अपनी कंपनीज डालना स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग कंपनीज डालना स्टार्ट कर दिया, मतलब बिजनेस को इनिशिएट कर दिया, शुरू कर दिया, मतलब वो बिजनेस में एंटर कर चुके थे इंडिया में, राइट। ओके। अब स्टार्टिंग में इन्होंने क्या काम किया कि अपनी जो कैपिटल बनाई थी ना, वो बनाई थी कोचीन की। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मतलब क्या बन गया कि पोर्तुगीज इंडिया आए थे, कहाँ पे कंपनी स्टेब्लिश की? कोचीन में। कब आए थे? 1498 में। सबसे पहला बंदा कौन था? वास्को दी गामा। किसने शासक किया, मतलब उस टाइम पे वेलकम किसने किया? उस टाइम शासक कौन था वहां का? कलिकत का। राजा कौन था केरला का? जमोरियन। कोई दिक्कत? कितने क्वेश्चन बन गए देखो। अच्छा जी। उसके बाद में बात करूं तो बाद में इन्होंने क्या काम किया? कोचीन के बाद में जो उनकी कैपिटल है वो क्या बन गई थी? थोड़े टाइम बाद गोवा बन गई थी। अब गोवा कितनी अच्छी जगह है, वो पोर्तुगीज को भी बहुत अच्छी लगी होगी, तो उन्होंने अपनी कैपिटल को क्या कर लिया? चेंज कर लिया, कोचीन से गोवा कर लिया आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो पहले कोचीन थी कैपिटल, लेटर ऑन इट वाज गोवा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोर्तुगीज है उनका पहला गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज। भी जो पोर्तुगीज लोग आ रहे थे उनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला ऑथोराइज्ड पर्सन अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट गवर्नर था पोर्तुगीज का। तो इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आता है। फ्रांसिसो द अल्मेडा नाम का बंदा था। कौन बंदा था ये बंदा था फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। थोड़ा सा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। यहाँ अपन जैसे द है ना, वो DE से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अल्मेडा ये पोर्तुगीज लैंग्वेज है ऐसी, मतलब उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो पोर्तुगीज का पहला गवर्नर, मतलब गवर्नर इन द सेंस कि पोर्तुगीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया बंदा, जो कंपनी वगैरह देखता हो, कंपनी के जितने भी अफेयर हैं, जो भी चीजें हो रही हैं वो देखता हो, संभालता हो, राइट। तो पहला गवर्नर है ये, फर्स्ट गवर्नर, राइट। अल्मेडा रहा। अल्मेडा कब से कब तक रहा अगर आपको कोई पूछे तो 1505 से लेकर के 1509 तक। ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले ये आए कब थे? मैंने लास्ट पेज पे आपको बताया 1498 में आए थे। मतलब 7 साल बाद उनको पता लगा कि इंडिया में अपन व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी वंपनी डाल ली। 1505 में इन्होंने क्या काम किया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा को अपना गवर्नर चुन के भेज दिया। वो 4 साल तक गवर्नर भी रहा।
अब पहला क्वेश्चन तो ये बन गया गवर्नर पे कि गवर्नर था कौन, तो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा था। अच्छा जी, अब कोई एक ऐसा होता है ना कि कोई राजा होता है या फिर कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई कहीं का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ वो कुछ नए काम करता है, ठीक है। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था और इस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी भी गोवा में, केरला में बहुत सारे बीच हैं, तो उनको लेकर के उसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। अब आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, उसमें वो क्या बताना चाह रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं ध्यान में रखना। क्वेश्चन दो ही पूछे जाएंगे, पहला गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा और ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लॉन्च की, तो भी फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अब सीधी सी बात है, अभी 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा जा चुका है। 1509 में नेक्स्ट गवर्नर कौन आया, तो देखो 1509 से लेकर के 1515, ठीक है, आप ऐसा मान लो कि 6 साल तक सेकंड गवर्नर है पोर्तुगीज का, वो कौन है? सेकंड गवर्नर है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन आपको अच्छे से याद रह जाएगा, आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे। तो ये है अल्फोंसो, अल्फोंसो द अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्बुकर्क की स्पेलिंग में आपके लिए लिख देता हूँ, कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा शायद, अल्बुकर्क, सही है। तो फ्रेंड्स, अल्फोंसो द अल्बुकर्क वाज द सेकंड गवर्नर, ठीक है। अभी तो सेकंड गवर्नर अगर आपसे पूछे तो अल्फोंसो दे अल्बुकर्क, ये पोर्तुगीज का दूसरा गवर्नर है। अच्छा जी, अब मैंने पहले ही बताया इसने भी कोई पॉलिसी लेके आया होगा, तो इसकी पॉलिसी क्या थी? अल्फोंसो द अल्बुकर्क की पॉलिसी थी, वो थी द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म। आप एक बहुत ज्यादा बार सुनोगे ये वाला वर्ड, जो इंपीरियलिज्म होता है ना। इंपीरियलिज्म का जैसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, फ्रेंच इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ये सब वर्ड आएंगे बार बार। इंपीरियलिज्म का मतलब ये है, बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को इम्पोज कर देना और उसमें उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग रूल करना किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म लॉन्च की थी, लागू की थी अल्फोंसो द अल्बुकर्क, जो पोर्तुगीज का सेकंड गवर्नर था, राइट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, क्योंकि मैंने बोला था ना कि अपन पढ़ेंगे सारी चीजों को सीक्वेंस में कनेक्ट करते हुए। मैंने बोला था कि कोचीन में इन्होंने फैक्ट्री वैक्ट्री डाली थी अपनी, बाद में इन्होंने गोवा, गोवा को कैप्चर कर लिया और गोवा में अपनी कैपिटल बनाई थी, राइट ना, गोवा को कैपिटल बनाया था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भाई गोवा को कैप्चर किसने किया था, तो इस भाई साहब ने, जिसने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी दी थी ना, इसी ने क्या काम किया, गोवा को कैप्चर कर लिया था। अच्छा, अब गोवा को कैप्चर किया तो कैप्चर किससे किया था, तो देखो दे कैप्चर्ड गोवा, गोवा को कैप्चर कर लिया। अब गोवा में उस टाइम पे कौन रूलर था, तो रूलर था बीजापुर। ये बात है 1510 की। बीजापुर उस टाइम पे रूलर था, राजा था, ठीक है। और ये सब 1510 की बात, आपको सन वगैरह इतना ध्यान में नहीं रखना, ये तो मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाने के लिए, सीक्वेंस बताने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपकी सीक्वेंस मिस ना हो। अदरवाइज आपको सन वगैरह ध्यान में रखना नहीं है, ठीक है। मेन जो इवेंट्स होंगे, जो आपको डेट्स वगैरह याद रखनी है, वो मैं बताता जाऊंगा। तो पोर्तुगीज के सेकंड गवर्नर अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने दो काम किए, इंपीरियलिज्म की पॉलिसी, और गोवा जो बीजापुर राजा था उससे गोवा छीन लिया कि भाई गोवा हमें चाहिए, लड़ाई वड़ाई करके इन्होंने ले लिया, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे गोवा छीना है इसने, इस बंदे ने गोवा ले लिया कि ठीक है अपन गोवा में कुछ काम वाम करेंगे। उसके बाद में तीसरा बंदा आता है, वो कौन है भाई साहब, वो है नीनो दा कुना। नीनो दा कुना, ये भी पोर्तुगीज का गवर्नर है। नीनो दा कुना ने क्या काम किया, जो कैपिटल थी, मैंने आपको कैपिटल पहले शायद बताई थी, कोचीन, याद आया, कोचीन से कैपिटल को गोवा ले गया। अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने तो गोवा कैप्चर किया था, गोवा जीता था। नीनो द कुना, नीनो द कुना ये बोला भी मेरे नाम में देखो कुना आ रहा है, तो कोचीन मुझे पसंद नहीं है, गोवा जाएंगे हम तो इसने क्या काम किया, वो कैप्चर्ड गोवा था उसको क्या बना लिया, न्यू कैपिटल बना दी, मतलब कैपिटल बना दी। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये बात भी समझ आ जाएगी आपको, राइट। अच्छा,
अब इसने कुछ और मतलब छोटी मोटी टेरिटरीज पे भी कब्जा उब्जा किया, कुछ चीजें इनकी चलती रही। ओके, अब देखो भी हुआ क्या कि ये बात है 15वीं शताब्दी की, मैं खुद बोल रहा हूँ ना 1498। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में पोर्तुगीज का राइज होना स्टार्ट हुआ। अब 16वीं जो सेंचुरी आई ना, 16th सेंचुरी आई, उस टाइम पे पोर्तुगीज का क्या हो गया, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, पतन होना स्टार्ट हो गया। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में मतलब इतना जल्दी पोर्तुगीज का पतन कैसे कर दिया? देखो 1498 में इन लोगों ने स्टार्ट किया, और जब गोवा को कैपिटल बनाया था तो 1530 की बात है, मतलब लगभग 32 साल तक इनका खूब दबदबा रहा। इन्होंने खूब शोरगुल किया, खूब मजे काटे इंडिया में। इस तरीके से अपना ट्रेडिंग वेडिंग भी करते रहे साथ में, और इधर उधर के राजा को मतलब जीतते रहे, हराते रहे, उनसे युद्ध वगैरह लड़ते रहे। अब इनको कहाँ मुंह की खानी पड़ी वो देखो। कर्नाटका में एक जगह है हुगली, तो हुगली में इन लोगों ने 1631 में ट्राई किया था एक युद्ध लड़ने की, और वहां का जो हुगली का जो राजा था कासिम खान था। हुगली का राजा कौन था? हुगली का राजा था कासिम खान। मैं आपको बता ही रहा था पहले ही कि अलग अलग जगह पे छोटे छोटे राजा अपने मतलब मुगल एम्पायर के डिक्लाइन करने के बाद में अलग अलग स्टेट्स को वो चला रहे थे। तो कासिम खान हुगली में था, कासिम खान पे इन्होंने अटैक किया, तो कासिम खान ने इनको 1631 में हरा दिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ कैसे। अच्छा, अब भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो हुआ था 1661 में। 1661 में क्या हुआ भाई? पोर्तुगीज का जो राजा है, जो पोर्तुगीज का जो किंग है, जहाँ पोर्तुगीज आज की डेट में, आज का जो पोर्तुगीज है वहां का कोई ना कोई तो किंग रहा होगा ना, पहले वहां पे भी मोनार्की वाला सिस्टम था, राजा महाराजा वाला सिस्टम था। उसने क्या काम कर दिया, पोर्तुगीज के राजा ने, जो बॉम्बे इनके पास था, जिस तरीके से इनके पास गोवा है इस तरीके से बॉम्बे था, बॉम्बे की स्पेलिंग उस टाइम पे लोग ये यूज किया करते थे, बॉम्बे इंग्लैंड के राजा को दे दिया। अब आप पूछोगे इंग्लैंड का राजा कौन है, तो इंग्लैंड का राजा उस टाइम पे था चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के राजा को दे दिया। अब दे कैसे दिया भाई? पोर्तुगीज के किंग ने अपनी सिस्टर की जो शादी की थी ना, वो चार्ल्स सेकंड के बेटे से की थी। तो चार्ल्स सेकंड के बेटे को इसने बॉम्बे दे दिया गिफ्ट के रूप में, डावरी दहेज के रूप में दे दिया, ऐसे समझ लो आप, डावरी दे दी। ठीक है, तो डावरी के रूप में दे दिया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है बहुत ही सिंपल सा कि कौन सा सिटी पूछ सकता है, कौन सा उस टाइम पे टेरिटरी पूछ सकता है कि पोर्तुगीज के राजा ने चार्ल्स सेकंड को दिया था, तो बॉम्बे है वो। बहुत सिंपल क्वेश्चन बस ये बनेगा अगर बनता है तो। ठीक है भाई, ओके। तो धीरे धीरे ये पोर्तुगीज का डिक्लाइन हो चुका है। अब अलोंग विद दैट, मतलब उसके साथ साथ में जैसे जैसे पोर्तुगीज के लोगों का जो शासन है वो खत्म हुआ, तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन आया था? पोर्तुगीज। अब दूसरे नंबर पे इंडिया में किसने एंट्री मारी है? अब भी हर किसी को लगता है ना कि पुर्तगालियों का वहां पे अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो डच वालों ने सोचा कि अपन भी चलते हैं। डच को आप ऐसा समझ लो कि जैसे पोर्तुगीज हैं वैसे ही डच है। यूरोप में अलग अलग कंट्रीज हैं, उनमें से एक कंट्री थी डच। ठीक है भी, तो सेकंड जो अटैक है या जो सेकंड जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आते हैं डच। अब डच लोगों ने क्या काम किया, ये भाई इंडिया आए, 1602 में अपनी ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर की। तो डच दूसरे नंबर पे डच आए हैं, ध्यान में रखना, 1602 में। ओके, अब वहां पे पार्लियामेंट वाला सिस्टम था, कहाँ पे? डच में। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक एक्ट वैक्ट पास किया कि हम इंडिया जा रहे हैं, कंपनी वंपनी खोल रहे हैं एंड ऑल दैट। पहली फैक्ट्री कहां डाली? डच पे क्वेश्चन क्या बनेगा? डच पे क्वेश्चन बनेगा कि डच वालों ने पहली फैक्ट्री कहां डाली थी। तो डच के लोगों ने जो पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी वो की थी मसूलीपट्टम। ठीक है, ये भी केरला में ही है, मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पुलिकट, पुलिकट, उसके बाद उन्होंने सूरत। ठीक है, फिर बहुत सारे मतलब कोचीन में भी पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दूसरे नंबर पे कौन आया, मतलब पोर्तुगीज के बाद कौन आया? तो डच। सबसे पहली कंपनी मसूलीपट्टनम। क्या याद रह जाएगी ये बात? अच्छा, 1602 में तो ये आए थे, कंपनी कब डाली? 1605 में। 2-3 साल तो लग ही जाते हैं पहचानने में, जानने में कहाँ व्यापार करना चाहिए, कौन सी जगह ठीक रहेगी, पोर्ट के पास में कौन सी जगह, वगैरह वगैरह।
अब देखो भी, डच लोगों ने क्या काम किया, पोर्तुगीज को खत्म कर दिया, मतलब पोर्तुगीज को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद में आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब डच लोग थे तो फिर ब्रिटिशर्स कैसे आए। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। डच को हराया किसने, डच को हराया ब्रिटिशर्स ने। डच को हराने वाले कौन थे, अंग्रेज लोग थे, जिसको अपन अंग्रेज कहते हैं ना, वो ब्रिटिशर्स ही। तो ब्रिटिशर्स ने यानी अंग्रेजों ने डच लोगों को हराया, और हराया कब था, 1759 में। कौन से युद्ध में हराया, तो आपको याद रखना है, बैटल ऑफ बेदरा। कौन से युद्ध में हराया, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा। तो डच पे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ठीक है। डच लोगों का डिक्लाइन होते टाइम एक युद्ध लड़ा था उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ, वो कौन सा युद्ध था, बैटल ऑफ बेदरा। कोई दिक्कत आएगी नहीं यहां तक मेरे हिसाब से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है डच के बारे में। अब अपन आते हैं कि डच के बाद में कौन आए। डच के बाद में आए इंग्लिश। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे ब्रिटिश, अभी आप कह रहे हो इंग्लिश। देखो यार, एक्चुअल में होता क्या, जैसे पुर्तगाल के लोगों को पोर्तुगीज बोला जाता है क्योंकि वहां पोर्तुगीज भाषा बोली जाती है, समझ रहे हो। आ, डच के लोगों को, डच मतलब नीदरलैंड समझ लो, वहां के लोगों को डच बोला जाता है क्योंकि वहां डच लैंग्वेज यूज की जाती है। सिमिलरली अंग्रेज जो लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर था, वो लोग बोलते थे अंग्रेजी, इंग्लिश। अंग्रेजी, इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, वो अंग्रेजी बोलते थे, इसीलिए उन लोगों को हिंदी में तो बोला गया अंग्रेज। और वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो उनको बोला जाएगा इंग्लिश। समझ गए ना। तो पहले कौन आया, पोर्तुगीज। दूसरी बार कौन आया, डच। तीसरे नंबर पे कौन आया, इंग्लिश। अब एक क्वेश्चन बड़ा थोड़ा फेमस सा है कि भाई इंग्लिश कब आई। वैसे तो अगर मैं बात करूं, इंग्लिश मतलब सबसे दिमाग वाले लोग यही हैं हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे जिन्होंने बहुत सलीके से रूल किया है, सारी चीजें अगर सलीके से की हैं, तो वो यही लोग हैं। तो आप कहोगे सर ये कैसे कह सकते हो आप कि ये डच लोग ही मतलब सलीके से इन्होंने काम किया है। इन लोगों ने क्या काम किया भाई कि अपने 2 बंदे भेजे, एक तो 1615 में और एक इसके बाद। पहला बंदा कौन था जो इंडिया आया, इंग्लिश, इंग्लिश बात करो, मतलब पहला अंग्रेज कौन था, आप ऐसा बताओ। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो पहला, माफ कीजिएगा सॉरी, 1608 में। देखो मैंने आपको बताया था कि 1498 में कौन आए, पोर्तुगीज आए। 1602 में कौन आए, डच आए। 1608 में कौन आए, 1608 में आए इंग्लिश। याद रह जाएगा, पोर्तुगीज, डच, और यहाँ पे आ रहे हैं इंग्लिश। 1608 में पहला अंग्रेज कौन था जो इंडिया आया, तो वो पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। सीधा क्वेश्चन बनेगा, सीधा क्वेश्चन, कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो 1608 में भारत आया, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ आया था उस टाइम, भारत में राज कौन कर रहा था। थोड़ा सा आपको आधुनिक अपना मध्यकालीन भारत जो मिडिवल हिस्ट्री है वो अगर आप याद करोगे तो आपको पता लगेगा कि 1608 में इंडिया में जो बंदा राज कर रहा था वो बंदा था जहांगीर। कौन बंदा था, जहांगीर, अकबर का बेटा था जहांगीर। उस टाइम पे वो राज कर रहा था। तो एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा, जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। पहला अंग्रेज भारत कौन आया, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कब आया, 1608 में। उस टाइम रूलर कौन था, जहांगीर था। क्यों गया जहांगीर के दरबार में, जहांगीर को बोला भाई ठीक है अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, और थोड़ा हमें मतलब बिजनेस बिजनेस करने की अनुमति दे दो, परमिशन दे दो। देखो ये बहुत सलीके से काम लेते थे, ऐसे नहीं कुछ भी काम इन्होंने मतलब वो नहीं किया, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ किया है। परमिशन ली, उसके बाद कंपनी वंपनी डाली। अच्छा, एक इवेंट आपको और याद रखना है कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, उसके बाद में 1615 में जहांगीर के दरबार में एक बंदा और गया था अंग्रेजों का कुछ और चीजें क्लियर करने, है ना। वो था सर थॉमस रो। कौन था, सर थॉमस रो। तो ये भी आपको याद रखना है, 1615 में थॉमस रो गया था, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस। इन दोनों पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अच्छा, अब इन लोगों ने सबसे पहले अपनी कंपनी कहाँ डाली भाई,
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये तो सर कैप्टन विलियम हॉकिंस तो जहांगीर के दरबार में जाने वाला बंदा था, सर थॉमस सॉरी उसके बाद गया, क्या इससे पहले नहीं आया था कोई अंग्रेज? बिल्कुल आया था। 1599 में एक बंदा ट्रेवलर था, मतलब समुद्र के थ्रू यात्रा करके आया था। अब वो बंदा कौन है? वो बंदा है जॉन मिडल होल। अब आप कहोगे मैं बता देता हूँ, इसलिए कि आप ऐसा मत कहना कि बताया नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। जॉन माइल्ड माइल्डन होल, जॉन माइल्डन होल। इस पे इतने क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि ये बस ऐसे आया था, मतलब ऐसा मान लो घूमने आया था, देखने आया था, मर्चेंट था ये। मर्चेंट मतलब समझते हो, व्यापारी था ये एक व्यापारी था। कुछ खरीदने वरीदने आया होगा, देखने आया होगा कि क्या चल रहा है वहां पे, क्या चीजें मिल रही हैं, क्या माल वाल मिल रहा है वहां पे। उस चक्कर में वो आया था इंडिया। ठीक है। अब इन लोगों ने सबसे पहले जो इंडिया में वेंचर स्टार्ट किया, जो कंपनी स्टार्ट की थी, उसका नाम क्या दिया था? देखो, इन लोगों ने सबसे पहले नाम रखा था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। ये नाम रखा था, बड़ी अजीब सा नाम है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इतना पूछा नहीं जाता। द गवर्नर, गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। ठीक है, लंदन ट्रेडिंग, ये नाम था। भाई आजकल नहीं डाल देते राम एंड श्याम कृष्ण एंड कंपनी, राम श्याम कृष्ण कंपनी, ऐसा कुछ करके इंडिया में लिखते हैं ना। सेम उस तरीके से उन्होंने लिखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का एक कंपनी। ठीक है, लंदन ट्रेडिंग नाम से रजिस्टर्ड करवाया हुआ था। बाद में इसी कंपनी को, इसको किस नाम से बदल दिया? ईस्ट इंडीज। किस में बदल दिया? इसी कंपनी को बदल दिया, ईस्ट इंडीज नाम में बदल दिया। ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज क्यों बोला? देखो, अगर आप ग्लोबल मैप देखोगे तो जो अपना भारत है, जो अपन यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब बेसिकली अपना भारत कुछ ऐसे ही है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, नीचे बांग्लादेश है, ठीक है, ऐसा कुछ करके भारत का नक्शा सही से बना नहीं, मेरे आइडिया लग गया होगा। तो अगर मैं बात करूं पूरे ग्लोबल की, पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की बात करूं, तो अपन आते हैं साउथ ईस्ट में। कहाँ आते हैं भाई? साउथ ईस्ट में। और इन जनरल अपन को लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अपन आते हैं ईस्ट में, मतलब वर्ल्ड के हिसाब से अपन ईस्ट में आते हैं। ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो अपन आते हैं ईस्ट में। और इंडिया अपने एरिया को बोला ही जाता था, तो इन्होंने कंपनी का नाम क्या रख दिया? ईस्ट इंडीज रख दिया। क्या ये बात आपको समझ आ गई, ईस्ट इंडीज का क्या मतलब है? तो कंपनी को इन्होंने ईस्ट इंडीज रख दिया। फिर क्या हुआ भाई? धीरे धीरे वही कंपनी ईस्ट इंडीज को धीरे धीरे क्या ना, किस नाम से जाने लगा? अब ये रखा किसने है? इंग्लिश लोगों ने रखा है, अंग्रेजों ने रखा है, तो उसको बोलने लग गए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलने लग गए? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं इंग्लिश ईआईसी। क्या बोलते हैं? ईआईसी। ई का मतलब ईस्ट, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब कंपनी। समझ आया भी? ठीक है भी। तो इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने को पढ़ाई जाती है, वो ईआईसी ऐसे बनी। राइट। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम बताए थे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस साहब आए थे सबसे पहले, जहांगीर के दरबार में गए और परमिशन ले ली कि भाई सूरत में हमें फैक्ट्री डाल लेने दो। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी से या इंग्लिश लोगों से क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ डाली? तो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने डाली थी सूरत में। याद रह जाएगी भी। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैप्टन विलियम हॉकिंस के बाद में दूसरा बंदा आया था, थॉमस रो, 1615 में। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर आपने 1599 में जॉन मिडल होल भी बोला था। अरे ये तो व्यापारी था, माहौल देखने आया था भारत का कि क्या माहौल चल रहा है। जॉन माइल्डन होल एक व्यापारी था, वो भारत आया था बिजनेस के पर्पज से। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, सूरत में इन्होंने कंपनी डाल दी अपनी। अच्छा, 1615 में आया था थॉमस रो। थॉमस रो फिर वापस गया जहांगीर के दरबार में, उस टाइम भी राजा जहांगीर था। थॉमस रो ने जाके क्या बोला कि सर सूरत में तो हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, अब आप एक काम करो, हमें बाकी जगह भी व्यापार करने का, बिजनेस करने का मौका दो, हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाएंगे पिलाएंगे। ठीक है, तो भाई जहांगीर ने परमिशन दे दी कि थॉमस रो तो भी जा और बाकी जगह भी अपने व्यापार व्यापार कर लो। तो उन्होंने बंगाल में,
कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मतलब जहां उनको लगा, पुडुचेरी में, जहां कंपनी डालनी चाहिए हर जगह कंपनी डालना स्टार्ट कर दिया। बाद में दिल्ली तक पहुंच गई है। ठीक है, तो उसमें एक थोड़ा सा किस्सा है कि भाई सूरत के बाद में इन्होंने कहाँ कहाँ कंपनी वंपनी डाली। उसमें एक किस्सा ये है कि बॉम्बे में भी उन्होंने, अच्छा एक चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि जो चार्ल्स सेकंड था, कौन था? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड ने अपनी सिस्टर की मैरिज की थी अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज के राजा के साथ। तो उन्होंने क्या काम किया था, जो सॉरी चार्ल्स सेकंड तो अंग्रेज बंदा था, उस मतलब बॉम्बे उसके पास था, सिस्टर की मैरिज की गिफ्ट में आया था अपने बेटे के। तो वो लीज पे ले लिया, लीज समझते हो, पट्टे पे ले लिया, किराए पे ले लिया कि भी बॉम्बे दे दो, कंपनी वंपनी डालनी है यहाँ पे। तो वहां भी इन्होंने कंपनी डाली। फिर एक अंग्रेज था जोब चारनोक। कौन था भाई? जोब चारनोक। जोब चारनोक ने क्या काम किया, 3 गांव थे बंगाल में, कौन कौन से देखना, सूतानाती, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है सही ना हो, सही है ना, प्रोनाउंस ना कर रहा हूं मैं, उच्चारण गलत हो सकता है, कालीकाटा, कालीकटा, कालीकाटा, कालीकटा जो भी है, और गोविंदपुर। तीसरा कौन सा था भी? गोविंदपुर। ये 3 गांव थे, 3 विलेजेस थे, कहाँ पे? बंगाल में। चारनोक भाई साहब ने क्या काम किया, तीनों खरीद लिए और बाद उनमें फैक्ट्री डाल ली। धीरे 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 ये तीनों गांव देखो, सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। तो कालीकता है ना, कालीकता से इसी से बना था कोलकाता। कोलकाता, समझ गए? कालीकत को बना दिया कोलकाता। कोलकाता जानते हो पश्चिमी बंगाल की कैपिटल है। और उसी कोलकाता को बाद में नाम रख दिया गया कलकत्ता। कलकत्ता, आज की डेट में अपन कलकत्ता बुलाते हैं। ठीक है, तो जो कोलकाता था वो कैसे बना, ये थोड़ी स्टोरी सी है, पेपर वेपर में आती नहीं है, मैंने इसे नॉलेज के लिए बताया है कि कैसे अंग्रेजों ने अपनी कंपनी अपनी डाली थी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं उसको मार्क कर दूंगा आपके लिए, राइट? ठीक है भी, इस तरीके से फैक्ट्री वैक्ट्री इनकी चल गई, चीजें चल रही हैं। अब हुआ क्या कि इसी टाइम पे जब इनको पता लगा कि भी ब्रिटिशर्स तो अच्छे से कमा रहे हैं, तो चौथे नंबर पे जो एंट्री मारी वो मारी थी फ्रेंच लोगों ने। किन्होंने मारी थी? फ्रेंच। अब आप कहोगे सर फ्रेंच क्या है? फ्रेंच है फ्रांस में बोले जाने वाली भाषा, तो उन लोगों को बोलते हैं फ्रेंच। जैसे इंग्लैंड में बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश, तो अपन लोगों को क्या बोला? इंग्लिश लोग थे, तो फ्रेंच लोग आए। ठीक है, अब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि भाई फ्रेंच आए तो पहली फैक्ट्री कहाँ डाली? इन्होंने भी पहली फैक्ट्री सूरत में डाली। अंग्रेजों ने भी सूरत में, फ्रेंच लोगों ने भी सूरत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। पुर्तगालियों ने कहाँ डाली थी भाई, याद है कुछ? पुर्तगालियों ने डाली थी अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन कैलिकट में डाली थी, राइट? कोचीन कैलिकट वो एरिया एक ही है, उसको ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना उसको लेकर के। और दूसरे नंबर पे जो आए थे डच, डच लोगों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे डाली थी? मसूलीपट्टम में डाली थी। याद रह जाएगी, लिख देता हूँ देखो। पोर्तुगीज ने डाली थी कोचीन यानी कैलिकट। कोचीन कह लो कैलिकट कह लो, वो एरिया ही है, वहाँ वहाँ का एरिया को समझ लो आप। ठीक है, पोर्तुगीज के बाद आए थे डच। डच लोगों ने डाली मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम। ठीक है, फिर आए अंग्रेज, इंग्लिश लोग, इंग्लिश लोगों ने कहाँ डाली? सूरत। और चौथे नंबर पे फ्रेंच, फ्रेंच ने कहाँ डाली? सूरत में। अब फ्रेंच लोगों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी 1668। ठीक है भाई, डाल ली फैक्ट्री वैक्ट्री, काम सेट हो गया। फ्रेंकोइस कॉर्न कार्नोर नाम के बंदे ने डाली, जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो फैक्ट्री डालने वाला बंदा था वो कौन था? फ्रेंकोइस कारोन, फ्रेंकोइस कारोन। ठीक है, बाद में इन्होंने मसूलीपट्टम में भी डाल ली थी 1669 में। धीरे धीरे इन्होंने भी अपना एक्सपेंड कर लिया, राइट? ओके, अब आता क्या है कि इन डच वच लोग हार गए थे। किससे हारे भी? पोर्तुगीज तो हार गए थे डच से। पोर्तुगीज को किसने हराया? डच ने हरा दिया। डच लोगों ने निपटा दिया धीरे धीरे कि निकल जाओ। कुछ लोग रह गए, वो अपना व्यापार व्यापार करने लगे, मतलब दबदबा खत्म हो गया। फिर डच लोगों का दबदबा खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। कौन से युद्ध में? 1759 में बेदरा का युद्ध, बता दिया था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भी फ्रेंच भी आ चुके हैं अब तो मार्केट में, और इंग्लिश भी आ चुके हैं, अंग्रेज भी आ चुके हैं। तो फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में स्टार्ट हुई लड़ाई। और फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाई हुई वो कैसे बोली जाती है? वो 3 युद्ध बोले जाते हैं, उनको बोला जाता है एंग्लो। एंग्लो मतलब इंग्लिश वाले लोग।
एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं उसको, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध कह सकते हो आप, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध कह सकते हो। कार्नाटिक, कई जगह इसको कार्नाटिक वॉर भी कहते हैं, कार्नाटिक वॉर भी कहा जाता है। बात समझ आ रही है? तो भाई हुआ क्यों युद्ध? फ्रेंच अपना व्यापार करना चाहते थे, अंग्रेज बोले हम करेंगे व्यापार, वो बोले हम करेंगे, दोनों में कई कई जगह क्या हुई, झड़प हुई, लड़ाइयां हुई। अब वो लड़ाइयां थोड़ी सी मतलब इंपॉर्टेंट है, उनमें कुछ संधि भी हुई है, मतलब ट्रीटी वगैरह भी साइन हुई है। तो कहाँ कहाँ पे वो लड़ाइयां हुई हैं, कहाँ कहाँ पे वो ट्रीटी वगैरह साइन हुई है, वो थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। अब देखो भी यहाँ पे क्या होगा कि फ्रेंच लोगों के कुछ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध हुए, तो उनको क्या बोला जाएगा फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो पहला जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है वो कब हुआ, कैसे हुआ? आपको बस इतना याद रखना है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत हुई थी फ्रांस वालों की। कौन जीते थे? फ्रेंच वॉन, फ्रेंच लोग जीत गए, ठीक है। अच्छा, गवर्नर कौन था, सेनापति कौन था, जीता कौन था, मेन बंदा कौन था? मेन बंदा था डुप्लेक्स, फ्रांस की तरफ से डुप्लेक्स जीत गया। जैसे ही जीता तो वहां पे इन लोगों की लड़ाइयों में क्या होता था, संधि होती थी बाद में। संधि मतलब ये लोग क्या करते थे, ट्रिटी साइन करते थे कि भाई लड़बड़ तो लिए, हार गए, अब सल्टा लो अब इशू को, ऐसा मान लो आप। संधि साइन करते थे। संधि क्या थी? ला छापले की संधि थी। इसको बोलते हैं एक्स ला छापले संधि। तो एक्स सन वगैरह मैं इसलिए नहीं बता रहा, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखना चाहो तो ऐसा रख सकते हो, जैसे 1746 से 1748 में चली थी ये वॉर। ऐसे लड़ाइयां चलती थी पहले 2-2 साल तक। मतलब लड़ाई मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट चलता था, दुश्मनी रहती थी। तो संधि साइन हुई थी एक्स ला छापले, एक्स ला छापले, एक्स ला छापले, ठीक है। ये संधि हो गई, युद्ध खत्म हो गया पहला। फिर आया दूसरा, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। इस वॉर में क्या हुआ? इस वॉर में भाई इंग्लिश जीत गए। इंग्लिश मतलब अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज लोग जीत गए। अंग्रेज लोग जीत गए तो उनका बंदा कौन था जीतने वाला? वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे क्या हो गया, जीत गया। अब ये युद्ध कब हुआ? 1749 से 1754 में, 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ। अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेज जीत गए तो भी क्या होगी, ऑब्वियसली संधि होगी। इस संधि को, इस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी बोला जाता है, राइट। अब दूसरा युद्ध लड़ने के बाद में इन लोगों ने क्या काम किया? तीसरा युद्ध लड़ा, थर्ड, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई। अब थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर कहां पे, कब से कब तक हुई? थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई 1758 से लेकर के 1763 तक। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये चीज आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वॉर कब से कब तक हुई। मेन चीज है कि ट्रीटी कौन सी साइन हुई और कौन जीता। जैसे पहले में डुप्लेक्स जीता और ट्रीटी हुई एक्स ला छापला, ठीक है, एक्स ला छापला की ट्रीटी साइन हुई। दूसरे में कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव, मतलब अंग्रेज जीते और पौंडीचेरी की ट्रीटी साइन हुई। तीसरा जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है वो कौन जीता? ये जो वॉर है इसको जीता था अंग्रेजों ने, मतलब इंग्लिश लोग जीत गए, ठीक है। अच्छा, और ये जो वॉर हुआ उसमें अंग्रेजों की कंप्लीट मतलब सॉरी फ्रेंच लोगों की कंप्लीट डिफीट हुई, पूर्ण तरीके से हार कहां पे हुई थी? वो हुई थी वांडीवोश में, ठीक है। वांडीवोश एक जगह है, वहां पे अंग्रेज फ्रांस लोग बुरी तरीके से हार गए अंग्रेजों। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो, वांडीवोश की हार और डिफीट ऑफ वांडीवोश, ये 1760 में हुआ फ्रेंच लोगों के साथ। फिर इन लोगों ने क्या काम किया भाई कि हार वार गए, अब निकल लेते हैं यहाँ से। धीरे धीरे ये लोग चले गए, कुछ लोग, कुछ व्यापारी लोग बचे। फिर एक पेरिस, पेरिस तो समझते हो, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, तीसरे युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस में अंग्रेजों ने क्या काम किया, फ्रांसीसियों को जो पौंडीचेरी है वो उन्होंने कब्जा ली थी, वो वापस दे दी कि भाई पौंडीचेरी हमें एटलीस्ट दे दो, संधि वंधि कर लो, दोस्ती कर लेते हैं मतलब, और पौंडीचेरी इनको वापस दे दी। तो अंग्रेजों ने फ्रांस के लोगों को पौंडीचेरी दी थी वांडीवोश युद्ध के बाद। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि तीनों युद्ध में संधि याद रखनी है,
पहले में एक्सले छापला संधि है, डुप्लेक्स जीता था। दूसरे में रॉबर्ट क्लाइव जीता था, और जो संधि साइन हुई थी वो पौंडीचेरी की थी। तीसरी में संधि हुई है ट्रीटी ऑफ पेरिस है, ये याद रखना है। अच्छा, वोंडिवोश की तीसरा क्वेश्चन ये बनता, चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रांसिस लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, वो पूरी तरीके से कैसे हारे, कौन से युद्ध में हारे? तो वोंडिवोश की लड़ाई में हारे थे, जैसे डच हारे थे वेदरा की लड़ाई में। समझ गए? अंग्रेजों ने डच लोगों को कौन सी लड़ाई में हराया था? बेदरा में। और फ्रांसीसियों को वोंडिवोश की लड़ाई में। अच्छा, पौंडीचेरी इनको वापस मिल गया था, मतलब आज भी पुडुचेरी में आपको कुछ फ्रांस के लोग मिल जाएंगे, अगर आप जाके वहां पे देखोगे, मिलोगे उन लोगों से तो। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि अंग्रेज लोग जब भारत में आए तो उस टाइम से पहले पोर्तुगीज, डच और फ्रांस भी आ चुके थे, लेकिन सबको सल्टा दिया इन्होंने, और धीरे धीरे ये अकेले बचे थे। अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो वीडियो होगा, उसमें अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों ने अपने आप को जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थे उनमें कैसे बढ़ाया, एक्सपेंड कैसे किया। तो अपन पढ़ेंगे एक्सपेंशन, विस्तार कह सकते हो आप, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश अंपायर का विस्तार कैसे फैला वो। राइट। तो आई होप आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितनी बातें मैंने बताई हैं उससे बाहर क्वेश्चन पेपर आ ही नहीं सकता, पेपर में क्वेश्चन उससे बाहर पूछा ही नहीं जा सकता। राइट। ओके गाइस, बाय।